नमस्कार दोस्तों, मैं मदर्स एजुकेशन पर मोहित आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो क्लास है वो आपका जो जीके का सेगमेंट है, जीके का आपका संडे का टेस्ट है 231, उसके जो आपके 25 क्वेश्चंस हैं उनका आज मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, जहां पर भी एक्सप्लेनेशन की नीड होगी मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा आपको। फिर भी अगर इस लेक्चर के बाद आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई डाउट होता है तो आप मेरे से इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें कमेंट कर सकते हैं। आपके जो भी कमेंट होंगे उनका मैं 100% रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज का सेगमेंट। सबसे पहले बात करेंगे हम, सबसे फर्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। यहीं से हमारा जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से पहला आपका कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए एक बार, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली टू टाइप्स की होती है, एक तो लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज होती है, जनरली बाइनरी फॉर्म में होती है या दूसरे फॉर्मेट्स में होती है और यूजर को समझने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में इस तरह की वोकैब होती है जो हमारे जनरल लैंग्वेजेस से मिलती जुलती होती है। ठीक है, तो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज को ही अपन हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। बहुत सारी होती है, जैसे सी होती है, सी प्लस प्लस होती है, जावा होती है, पाइथन होती है, ये सब आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ठीक है, अब यहां आपसे पूछ रहा है कि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है। कोबोल है, पास्कल है और बेसिक है। जनरली साइंटिफिक रीजन के लिए हम करते हैं तो भी स्पेशल लैंग्वेज करते हैं, जनरल किसी को सिखाने के लिए करते हैं तो बेसिक करते हैं। तो यहाँ सिंपल सा इसका आंसर है सभी। ये जो सभी आपको दे रखी है, कोबोल हो गई, पास्कल हो गई, बेसिक हो गई, सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, पीएचपी हो गई, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस आपकी जो है ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है जो मैंने लिखी है। जैसे सी लैंग्वेज हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, एक आपकी जावा हो गई, एक आपकी इसमें पाइथन हो गई, एक आपकी पीएचपी हो गई। ये सारी लैंग्वेजेस किसके उदाहरण है? हाई लेवल लैंग्वेजेस। क्लियर है यहां तक पॉइंट? तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये क्यों पूछा गया ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो भी चीजें करंट में फेमस चलेगी वहां से पूछे जाते हैं। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 27, which of the following articles of the constitution of Indian states that there will be a vice president of India। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये क्यों पूछा गया उसमें रीजन बताऊं। अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, जिनका संबंध राजस्थान के झुंझुनू से है। पहली चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भी आपका उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति यानी द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। तीसरा बात, उपराष्ट्रपति का जो पद है, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, वो हमने कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए? तो अमेरिका। अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा अमेरिका के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस की भारत यात्रा हुई थी पिछले महीने। ठीक है, साथ साथ में आपको ध्यान रखना है पिछले साल यानी 2024 में दिसंबर में जो विंटर सेशन चल रहा था, तब विपक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था। उपराष्ट्रपति को पद से हटाना प्रस्ताव देना पड़ता है 14 दिन पहले और 50 जनों के कम से कम साइन होने चाहिए। कौन सा आर्टिकल? 92। ठीक है, तो ऐसे आपको सारे आर्टिकल पता होने चाहिए मेन उपराष्ट्रपति के बारे में। तो देखो सिंपल है, उपराष्ट्रपति होगा यानी उपराष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट होगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे और वो चुनाव कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और वो राष्ट्रपति के चुनाव भी करवाता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव भी करवाता है। तो इसका सीधा सा आंसर हो गया, जो आंसर है आपका कौन सा हो गया? बी हो गया, यानी आपका आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में मेंशन है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन 27 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 28 है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज रुइया गोल्ड कप एसोसिएटेड। अब देखो ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं, आपसे किसी भी गेम का कप पूछ लेगा। जैसे संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। अजलान शाह कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। रणजी कप का संबंध किससे है?
क्रिकेट से है। कोपा कप का संबंध, कोपा अमेरिका का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। ऐसे आपसे स्पोर्ट्स पूछता है। फरारी जो रेस होती है आपकी फॉर्मूला 1 रेस, उनके भी पूछता है। तो आपको सिंपल ध्यान रखना चाहिए, वाटर पोलो है, तैराकी है, बैडमिंटन है या ब्रिज है, कौन सा? रुइया गोल्ड कप। तो इसका संबंध है ब्रिज से। ब्रिज एक गेम होता है जो कार्ड से, प्लेइंग कार्ड्स नहीं होते क्या आपके, जो प्लेइंग कार्ड होते हैं जिनको अपन कहते हैं ताश, उनका एक गेम होता है जिसको अपन क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो गया वो कौन सा हो जाएगा? ब्रिज हो जाएगा। बाकी आपको ये तो आपको पता है, वाटर पोलो और स्विमिंग, और कौन सा हो गया? बैडमिंटन, जनरल पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका साइंस का क्वेश्चन है। जब आप साइंस में फिजिक्स पढ़ते हो, और फिजिक्स में जब आप गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब पढ़ते हो और न्यूटन के लॉस पढ़ते हो, तो वहां पर ये आपका आता है। तो ध्यान रखना, अ मैन इन अ लिफ्ट विल वेट मोर व्हेन, एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का अधिक वजन जब होगा, मतलब उसे अधिक वजन कब फील होगा। तो आपको अच्छी तरह पता है कि जो हमारा वेट होता है W इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू जी। ठीक है, जो हमारा वेट होता है ये क्या हो गया? हमारा वेट, और वेट होता है हमारा भार। ठीक है, ये M हो गया क्या? मास, और मास को हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान। और फिर अपना हो गया G, ये हो गया, इसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस G की वैल्यू, M की वैल्यू तो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होती है, केवल G की वैल्यू चेंज होती है। G कब बढ़ रहा है, G घट रहा है, G जीरो हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब आपको पता है, पहला दे रखा है द लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड, लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जा रही हो। तो आपने देखा होगा जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो उसमें लिफ्ट का भी तो त्वरण ऐड होगा। और जब आप भी, सुनना मेरी बात, मैं बता रहा हूं, तो उसमें लिफ्ट भी ऊपर की तरफ जा रही, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, आप भी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहे हैं। तो आपको पता है W इज इक्वल टू mg प्लस एम ए। W इज इक्वल टू mg प्लस एम ए। अगर m इसमें कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा इसमें कौन सा? G प्लस ए, यानी आपका ओवरऑल त्वरण बढ़ रहा है। और जब त्वरण बढ़ रहा है तो उसका केस में आपका वेट भी बढ़ रहा है। तो सही आंसर आपका कौन सा हो गया? पहला हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, द लिफ्ट एक्सेलरेट डाउन, अगर डाउनवर्ड तेजी से आएगी तो नीचे की तरफ, ये तो ऊपर की तरफ जा रही है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो होता है mg माइनस एम ए, ये नीचे की तरफ वाले केस में। तो ये तो होगा नहीं, इसमें तो कम होगा। लिफ्ट डिसेंड स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिर रही हो तो उसमें भी आपको अपना वेट कम ही लगेगा। इवन अगर स्मॉल g इज इक्वल टू स्मॉल a हो गया तो व्यक्ति ऊपर उसकी लिफ्ट की छत पे जाके चिपक जाएगा। और द लिफ्ट इट एज स्टेशनरी, लिफ्ट स्थिर, गलत है। तो आपका जो आंसर है, अधिक वजन कब होगा? जब लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। ये आपका जो स्टैटिक जीके में जो मोनूमेंट वाला सेगमेंट होता है, जो स्टैटिक जीके होती है, और स्टैटिक जीके में जो आपका मोनूमेंट वाला सेगमेंट होता है, वहां से पूछा जाता है द मैसूर पैलेस वाज द रेजिडेंट ऑफ, मैसूर महल किसका निवास है? आपको पता है, जब आपको, मैं जिन क्लासों में मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है वहां पे जो मैसूर है, मैसूर का शासक कौन हुआ था? हैदर अली 1761 में। और हैदर अली का बेटा कौन हुआ था? टीपू सुल्तान। ठीक है, और हैदर अली जब 1761 में मैसूर का शासक बना, उससे पहले मैसूर पर कौन सी डायनेस्टी का शासन था? वाडियार डायनेस्टी। इसलिए जो मैसूर महल है वो कौन से वंश का मुख्य पैलेस माना जाता है? वाडियार वंश। और मैसूर वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक में। और मैसूर की कैपिटल कौन सी हुआ करती थी? श्री रंगपट्टम। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। देखो, वैसे भी देखो, पाल जो राजा थे, पाल कहां पर हुआ करते थे? बंगाल, बंगाल और बिहार। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैसूर कहां पड़ता है आपका? जो मैसूर पड़ता है वो कौन से स्टेट में पड़ता है? कर्नाटक। जो चंदेल हुआ करते थे वो एमपी में हुआ करते थे, जो बुंदेल हुआ करते थे वो यूपी में हुआ करते थे। तो यहीं से आपको पता चल गया कि एकमात्र बचा आपका, अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी करते हैं तो काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा डायनेस्टी हो गई? वाडियार डायनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, फिर आपका केमिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 31।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर रिडक्शन। आपको गलत स्टेटमेंट पता करना है रिडक्शन रिएक्शन के संबंध में, यानी निम्न में से कौन सा कथन अपचयन के संबंध में गलत है। गलत, सही नहीं। अब अपचयन क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो रिडक्शन होता है, दूसरा ऑक्सीडेशन होता है। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यानी हिंदी में तो बोलेंगे ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन को, और रिडक्शन को बोलेंगे अपचयन। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक की जो विशेषता होती है दूसरे की अपोजिट हो जाती है। तो देखो, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल अपचयन में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, ये तो सही है, आपको गलत बताना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी जुड़ रही है, सी। और जब हाइड्रोजन जुड़ रही है तो ऑक्सीजन हट रही है, तो ये भी सही है भाई। ऑक्सीजन हटेगी, हाइड्रोजन जुड़ेगी, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, ठीक है। और देखो ये गलत हो गया ना। देखो, जब अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना सही है तो इलेक्ट्रॉनों का अलग होना कैसे सही हो सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये आपकी किसकी है, इट्स ऑक्सीडेशन। ये आपका क्या है, ये आपका ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है। इसलिए जो सही आंसर आपको गलत बताना था, तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, डी हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग असैसिनेटेड सर विलियम हटकर्जन विली इन द लंदन। निम्न में से किसने लंदन में विलियम हटकर्जन वाइली की हत्या कर दी थी, ठीक है। इसकी कर्जन की हत्या लंदन में किसने कर दी, तो आपको बताया ना भारत का गवर्नर कौन है, कर्जन है। कब से कब तक है, 1898 से लेके 1905 तक है। इसी के काल में बंगाल विभाजन हुआ था, फिर ये ब्रिटेन चल जाता है, फिर बाद में लंदन में घूम रहा होता है, एक सम्मेलन में भाग लेने जा रहा होता है। तो 1909 में इसकी गोली मार के हत्या कौन से क्रांतिकारी कर देते हैं, ये आपको बताना है। तो ये भी मैंने जिन क्लास में हिस्ट्री पढ़ाई है उन सब में बताया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना। तो सुखदेव थापर, सूर्य सेन, मदन लाल ढींगरा और खुदीराम बोस, बताइए चारों में से कौन सा होगा। तो सिंपल सा है, इसकी जो हत्या करते हैं वो कब की जाती है, 1909 में। और कौन करते हैं, मदन लाल ढींगरा। कहां करते हैं, मदन लाल ढींगरा। और इसकी हत्या कहां पर की जाती है, लंदन में जाके करते हैं, कौन, मदन लाल जी ढींगरा, ठीक है। हो गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, द ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड द सलाइवेरी that breaks the down starch a complex molecule into sugar। पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। मानव लार में डैश नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में विघटित करता है। अपन जब भोजन खाते हैं तो उसमें जो शुगर होती है, ठीक है, तो हमारा जो स्टार्च होता है, जैसे हमने आलू खाया, आलू में स्टार्च है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन ब्रेक होता है, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स होते हैं, बाकी चीजें भी ब्रेक होती है। तो पहला हमारा मुंह की जो लार होती है, हमारी जो सलाइवा होती है, उसमें कौन सा एंजाइम होता है जो उसको तोड़ना शुरू करने की स्टार्टिंग करता है, ये बताना है। सिंपल है, सिंपल, बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी में अपन पढ़ते हैं। प्रोटीज बिल्कुल नहीं है तो प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक है। पेप्टिडोज भी प्रोटीन को तोड़ता है। अब दो ही बच्चे आपके, एमाइलेज और लाइपेज। तो सिंपल है, इसका आंसर कौन सा हो गया, एमाइलेज हो गया। स्टार्च को तोड़ने वाला कौन हो गया, एमाइलेज। कौन हो गया, एमाइलेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर वापस आपका क्वेश्चन आया है, ये एक्चुअल में पॉलिटी का नहीं है, ये आपका हिस्ट्री में से पूछा हुआ है, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये भी मैंने हर क्लास में बताया, 1909 अधिनियम और 1919 अधिनियम और 1935 अधिनियम, इन तीनों में से क्वेश्चन आपके आते हैं। देखो, which of the following act introduced the federal features and the provincial autonomy in the legislature and also made the provisions for the distribution of legislative powers between the center and the provinces। किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय सुविधाओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांत के बीच में विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान भी किया। तो यहां इस वर्ड को पकड़ लो, प्रांतीय स्वायत्तता, ध्यान रखना पॉइंट। सबसे पहले तो प्रांतों में क्या लगाया गया, द्वैध शासन लगाया गया। प्रांतों में क्या लगाया गया, द्वैध शासन लगाया गया। और फिर प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई, और प्रांतों को जब ऑटोनोमस बोला गया तब इंडिया में द्वैध शासन कर दिया गया और इंडिया को स्वतंत्र कर दिया गया। तो कौन सा अधिनियम है, 1919, 1935, 1858, 1909। तो देखो
1919 का जो अधिनियम था उसमें प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया, पर 1935 में प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी गई और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया और 1947 में केंद्र को स्वतंत्रता दे दी गई। तो सिंपल सा इसका जो आंसर है कि आपका कौन सा आएगा, बी आएगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका 3/4 1935 वाले एक्ट से ही कॉपी पेस्ट किया गया था, इसलिए इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। तो आपका जो आंसर है वो कौन सा एक्ट आएगा, 1935 एक्ट। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आया है, वही देखो सेम, आपसे खिलाड़ी का नाम दिया है और पूछा है कि ये जो स्पोर्ट पर्सन है, ये जो खिलाड़ी हैं, इनका संबंध किससे है। तो देखो एक बार, लक्ष्य सेन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। लक्ष्य सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में तो इंडियन प्लेयर आपको कई बताए मैंने, उनका तो संबंध है नहीं। बैडमिंटन में भी कई प्लेयर हैं, ठीक है, पर बैडमिंटन में जैसे सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, कृष्णा नागर, ठीक है, और उसमें अला साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, पुलेला गोपीचंद, इन ये वो भी खिलाड़ी हैं जिनको खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है। तो उसमें एक जो संबंध रखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कौन से हो गए, बैडमिंटन के खिलाड़ी लक्ष्य सेन। इंडोर गेम हो गया आपका, बैडमिंटन के खिलाड़ी कौन हो गए, लक्ष्य सेन, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। इन विच जॉइंट द बोन कैन बी रोटेट 360 डिग्री। कौन सा ऐसा बॉडी का जॉइंट है जिससे 360 डिग्री का एंगल बनाया जा सकता है। तो पहला दे रखा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक खल्ली का संधि, फिर है हिंड जॉइंट, कब्जा संधि, पिवोट जॉइंट और सैडल जॉइंट। तो सबसे बड़ा आपका आंसर ये हो गया बॉल एंड सॉकेट। आपको पता है हमारी ये जो संधि होती है कमर के वाली, ये जो हमारा एक तरफ तो हिप बोन आती है और एक तरफ थाई बोन आती है, और हिप और थाई बोन जिस कटोरे में फिट होती है, क्योंकि पांव का मूवमेंट देखो आप किस तरह से कर सकते हो इजीली। तो ये आपकी संधि हो गई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो हमारी कमर के यानी हिप जॉइंट और थाई जॉइंट को आपस में जोड़ती, जो कमर में मौजूद होती है। ये कौन सी हो गई, कंदुक खल्ली का संधि या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, 36 का आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन आया है, देखो सिंपल सा, विच सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फेमस फॉर इट डॉकयार्ड। सिंपल है, सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा बंदरगाह या डॉकयार्ड कौन सा था। ये मेरे को नहीं लगता किसी को नहीं आता होगा। सिंपल है, लोथल। और लोथल कहां पड़ता है, गुजरात में। कौन सी नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। खोज किसने करी थी, रंगनाथ राव ने करी थी। और यहां से क्या मिला है, यहां से विदेशी मुद्राएं मिली है, चावल के एविडेंस मिले हैं, कृत्रिम युगल शवाधान मिले, अग्नि वेदिकाएं मिली है, सीपियां मिली है, कोड़ियां मिली है, सिक्के मिले हैं, और उसके अलावा और भी कई समुद्री व्यापार के एविडेंस प्राप्त हुए हैं। सिंपल सा है, तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल कौन सा हो गया, लोथल। एंड लोथल वर्तमान में इंडिया के कौन से स्टेट में पड़ता है, गुजरात। और इवन ज्यादातर आपकी जो प्लेसेस मिले सिंधु सभ्यता के, वो भी कहां पे मिले, इंडिया में, गुजरात में, सबसे ज्यादा गुजरात में मिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बाकी कालीबंगा राजस्थान में, हनुमानगढ़ में, धौलावीरा भी गुजरात में कच्छ के रण में, और मोहनजोदारो आपका पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध प्रांत में। कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के प्रशासन के विषय में किस स्रोत में उल्लेखित है। देखो अब अशोक के शिलालेख देते हैं, पर वो अशोक के एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी देते हैं, दिव्यावदान भी नहीं देती है। ये दो में कंफ्यूजन होता है। इंडिका तो लिखी है जो यूनानी राजदूत था, मैगस्थनीज, और जो अर्थशास्त्र लिखी है, ये किसने लिखी है, चाणक्य या कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने जनरलाइज चीजें बताई है। प्रॉपर पाटलिपुत्र का प्रशासन कैसे देखा जाता था, टोटल 6 समितियां होती थी, हर समिति में 5 लोग होते थे, समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था,
ठीक है, कौन कौन से अधिकारी का क्या नाम था, इनका जो ब्रीफ बेसिक डिस्क्रिप्शन है शहर का ओनली, पूरे मौर्य साम्राज्य का नहीं, वो आपको किस में मिलता है, इंडिका में मिलता है। ठीक है, और इंडिका की मूल प्रति वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, कमरुद्दीन सिद्दीकी was the founder of Hyderabad, was bestowed with the title of by Mughal Empire Farrukhsiyar। देखो, हैदराबाद के संस्थापक कमरुद्दीन सिद्दीकी को सम्राट फर्रुखसियर द्वारा किस उपाधि से सम्मानित किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे औरंगजेब की डेथ होती है, बहादुर शाह 1 आता है, जहांदार शाह आता है, फिर फर्रुखसियर आता है, और फर्रुखसियर के समय से कुछ स्वतंत्र होने लगते हैं, और मोहम्मद शाह के समय तो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। तो इसी समय बंगाल अलग हो जाता है, बंगाल का पहला नवाब मुर्शीद कुली खां, अवध अलग हो जाता है, अवध का नवाब सआदत खां, कर्नाटक अलग हो जाता है सादतुल्ला खां, और हैदराबाद अलग हो जाता है चिनकिलीस खां। और चिनकिलीस खां की उपाधि कौन सी थी, निजाम उल मुल्क। और उसी चिनकिलीस खां जो था जिसे निजाम उल मुल्क की उपाधि दी थी, उसी का एक नाम क्या था, कमरुद्दीन सिद्दीकी। और ये सब कौन थे, तुरानी। कौन थे, तुरानी थे। तो इसके वैसे ये बहुत कम पॉपुलर नाम है, ठीक है, ज्यादा पॉपुलर नाम है इसका चिनकिलीस खां, और इसकी उपाधि कौन सी थी, निजामुल मुल्क। तभी तो आपने देखा होगा हैदराबाद पर बाद में भी किसका शासन था, निजामों का शासन था, और निजामों से हमने ऑपरेशन पोलो करके हैदराबाद को स्वतंत्र करके इंडिया में मिलवाया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कौन सा हो गया आपका, देखो निजाम उल मुल्क। फिर देखो टीपू सुल्तान तो कहां का था शासक, मैसूर का। मुर्शीद कुली कहां का पहला नवाब बना था, बंगाल का। और सादत खां बुरहान मुल मुल्क, ये कहां का मिला था, अवध का। अवध मतलब क्या होता है, लो सारे हो गए। एक ही क्वेश्चन में तीनों चारों जो इंपॉर्टेंट थे सब आ गए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर आया इजी सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड अवर दिल्ली जस्ट आफ्टर द सैयद डायनेस्टी। निम्न में से किस राजवंश ने सैयद वंश के बाद दिल्ली पर शासन किया। तो आपको देखो सबसे पता है, सबसे पहले तो राजपूत राजवंश थे 800 से लेकर और 1200, इसको राजपूत काल कहते हैं। ठीक है, फिर आपका खिलजी वंश आया आपका 1290 से लेकर 1320। फिर तुगलक वंश आया आपका 1320 से लेकर 1414। ठीक है, फिर आया आपका कौन सी डायनेस्टी, सैयद, 1414 से 1451। और जब 51 में सैयद खत्म हो गया तब लोधी आए, कब, 1451 से लेके 1526। तो सीधी सी बात है, सैयद के तुरंत बाद कौन सी डायनेस्टी आई, लोधी। और लोधी में भी आपको 3 रूलर याद रखने, पहले तो हो गया उसका फाउंडर बहलोल लोधी, फिर बहलोल लोधी का बेटा सिकंदर लोधी, और 1517 में बना सिकंदर लोधी का बेटा इब्राहिम लोधी, जो लास्ट शासक था, जो पानीपत के फर्स्ट वॉर में बाबर से हार गया और युद्ध स्थल में उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। इसका आंसर कौन सा हो गया, लोधी डायनेस्टी। लोधी कौन थे, अफगान। चलिए बिल्कुल इजी सा पॉलिटी का क्वेश्चन है 41, द राइट टू मूव कोर्ट्स इन द केस ऑफ सिटीजन फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय जाने का अधिकार कौन सुनिश्चित करता है। आपको पता है, सभी को पता है कि हमारा जो आर्टिकल है वो 12 से लेके 35 तक है, और ये हमारा चैप्टर कौन सा है, 3rd चैप्टर हमारा कौन सा है, 3rd है। और इसमें मूल अधिकार दे रखे हैं, कितने मूल अधिकार हैं, 6, पहले कितने थे, 7। और किसी भी मूल अधिकार का जब हनन होता है, वायलेशन होता है, तो आप संवैधानिक उपचारों के अनुसार, ठीक है, यानी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसके अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो 32 में रिट जारी करता है, और इसी में जो हाई कोर्ट होता है वो आर्टिकल 226 में 5 रिट जारी करता है। कितने तरह की रिट जारी होती है, 5। तो सिंपल है, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये किसमें है, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 में। सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इजी सा आ गया 42,
According to the Article 361 of the Constitution of India, the criminal proceeding cannot be instituted in a court against the dash during his term of office. ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। आपको पता है दो ही ऐसे व्यक्ति हैं हमारे भारत में, एक तो राष्ट्रपति और एक राज्यपाल, यानी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, जिनके कार्यकाल में ना तो उन्हें गिरफ्तार कर सकते हो, ना ही उन्हें सजा हो सकती है, ना ही उनके किसी कार्य के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो दो ही कोई है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। अब प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो देखो अब यहां राष्ट्रपति ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, तो राज्यपाल दे रखा है, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो गया? राज्यपाल। ये हो गया आपका राज्यपाल। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ये आपका इकोलॉजी वाला क्वेश्चन आया। इकोलॉजी में आपको जब साइंस में आप इकोलॉजी पढ़ते हो तो उसकी जो डेफिनेशंस होती है उस पर आया है, तो ध्यान रखना। देखो, द इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ बीइंग यूनिक टू डिफाइन द ज्योग्राफिक लोकेशन इज नोन एज। एक परिभाषित भौगोलिक स्थान के लिए अद्वितीय हास होने की परिस्थिति को किस नाम से जाना जाता है? लुप्त प्राय नहीं, कम हो रहा है, हास हो रहा है पर कम हो रहा है, पूरी लुप्त नहीं हुआ है तो लुप्त में नहीं, ये तो पेंडेमिक है तो महामारी का केस ही अलग है। सस्टेनेबल नहीं है, ये क्योंकि हास हो रहा है इसलिए सस्टेनेबल तो हो नहीं सकता, तो एकमात्र रह गया कौन सा? एंडेमिक, स्थानिक। मतलब ऐसी जगह जब बहुत सारी प्रजातियां रहती है पर किसी कारणवश कुछ प्रजातियां तो वहां आ जाती है और कुछ जो वहां पे स्पीशीज है वो उस जगह को छोड़ देती है, और फिर जो टोटल स्पीशीज बचती है जिनके लिए हम 3 सूचकांक काम में लेते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, वो इसी से रिलेटेड। तो आंसर कौन सा हो गया? स्थानिक, या कौन सा हो गया आपका? एंडेमिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालय इज कंपोज्ड ऑफ। जो महान हिमालय है उसका कोर किससे बना है? अब देखो, हिमालय के हम 4 पार्ट करते हैं। सबसे ऊपर वाला जो हिमालय का पार्ट है, भाई हिमालय का जो सबसे ऊपर वाला आपका पार्ट है उसको कहते हैं ट्रांस हिमालय। फिर सेकंड वाले पार्ट को अपन कहते हैं वृद्ध हिमालय। फिर जो थर्ड वाला पार्ट है उसको अपन कहते हैं लघु या मध्य हिमालय। और जो फोर्थ वाला पार्ट है वो कौन सा है आपका? शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। तो देखो इसमें किसका बना है? स्लेट का। स्लेट का तो मजबूत ही नहीं होता, बलुआ और चूना पत्थर। एकमात्र मजबूत पत्थर है ग्रेनाइट। दुनिया का सबसे मजबूत पत्थर जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? कोर पूछा है। ऊपर का हिमालय तो कमजोर है, ऊपर का हिमालय तो टेथिस सी से बना है, तभी तो लगातार लैंडस्लाइड होता है, पर जो उसका बेस है मजबूती के साथ वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, और यही ग्रेनाइट अपने अरावली में पाया जाता है। और इवन पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट तो भारत में है, और भारत में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट कहां पर है? राजस्थान में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा ग्रेनाइट कहां है? जालोर में, इसलिए जालोर को अपन ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लो, ये भी फिर इजी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया 45। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेटर लेक इन इंडिया? भारत में कौन सी क्रेटर झील है? तो क्रेटर झील 2 तरह से होती है, या तो कोई पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रह आया हो, एस्टेरॉयड आया हो, और जब एस्टेरॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब उसको हम बोलते हैं मेटेओर्स, उल्कापिंड। और वो उल्कापिंड अगर गिरा, बड़ा सा खड्डा हो गया, बाद में बरसात का पानी और नदी का पानी भर गया तो क्रेटर झील बन गई। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ज्वालामुखी फटते फटते ज्वालामुखी का मुंह बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें से लावा निकलना बंद हो जाता है, वो हो जाता है डेड वॉल्केनो, साइलेंट वॉल्केनो, यानी मृत ज्वालामुखी। और बाद में बरसात और नदी का पानी भर जाएगा तो उससे भी एक लेक बनती है जिसको क्रेटर लेक। ठीक है, देखो सांबर झील खारे पानी की झील है, ये तो लवणीय झील है। ठीक है, और ये टेथिस सागर से बनी है। चिल्का झील जो है वो कैसी झील है? इंडिया में लैगून लेक है, ये समुद्री क्रियाओं से बनी है। और जो बेम्बानत झील है ये भी इंडिया में कैसी लेक मानी जाती है? ये लैगून लेक। और बेम्बानत तो इंडिया की सबसे लंबी लेक भी है, तो इसका आंसर है कौन सी? लोनार। और लोनार झील कहां हो गई? महाराष्ट्र।
ठीक है, ये मैंने जिस क्लास में ज्योग्राफी पढ़ाई है तो मैंने तीनों एग्जाम्पल बताए थे। ये बता देता हूँ आपको, जो क्रेटर लेक है वो कौन कौन सी है। तो एक क्रेटर लेक तो आपकी कौन सी है, लोनार। लोनार कहाँ पड़ती है, महाराष्ट्र। दूसरी आपकी जो क्रेटर लेक है सेकंड, वो है पुष्कर। पुष्कर लेक कहाँ पड़ती है, पुष्कर, अजमेर। और एक और राजस्थान में क्रेटर लेक है जिसको बोलते हैं रामगढ़ लेक। ये इंडिया लेवल पे जियो हेरिटेज में शामिल है, रामगढ़ झील। और रामगढ़ लेक कहाँ पर है, बारह। बारह भी कहा हो गया, राजस्थान में। तीन क्रेटर लेक अच्छी तरह से। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मेटा, मेटा मतलब फेसबुक, कोलैबोरेटिव कैंपेन ऑफ द कॉम्बैट राइजिंग ऑनलाइन स्कैम्स इन इंडिया। ठीक है, आपने देखा होगा भारतीय लोग लगभग हजारों करोड़ रुपए अपने डिजिटल स्कैम में खो देते हैं। और आपको पता है कि उनकी जो प्रॉपर जो रिकवरी होती है वो रिकवरी भी नहीं हो पाती है, क्योंकि रेशियो यही है उनका, उनकी रिकवरी है वो भी आपका नहीं हो पाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए देखते हैं, भारत में बढ़ते ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए सरकार और मेटा के संयुक्त अभियान का नाम क्या है। स्टे सेफ ऑनलाइन, ऑनलाइन सुरक्षित रहें, सुरक्षित डिजिटल इंडिया, सर्फ सर्फ सेफ ऑनलाइन, स्कैम से बचो। बिल्कुल सही है, इसका जो टैगलाइन रखी गई है या इसका टॉपिक रखा गया वो क्या रखा गया है, स्कैम से बचो। क्या रखा गया है, स्कैम से बचो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ओ सॉरी 47, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द मैन फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी। ये करंट का है, हालांकि आपको मैंने बताया था कि आपके एसएससी में आपको कम से कम 1.5 साल का करंट करना पड़ता है, तो है पिछले साल का। ये देखो, मेंस फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी बिकमिंग द थर्ड इंडियन टू विन अ गोल्ड एट अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय कौन बने हैं। तीसरे भारतीय कौन बने हैं, रवि कुमार दहिया, नेहा शर्मा, विश्वजीत मोरे और चिराग चिक्कारा। पहलवानी में, रेसलिंग में कौन बने, तो इसका जो सही आंसर है तीसरे भारतीय बनने वाले चिराग चिक्कारा। चिराग चिक्कारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, फिर आपका फुटबॉल वाला क्वेश्चन है। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर द 50 इंटरनेशनल गोल्स। 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, बाला देवी, सुनीता छेत्री, मनीषा कल्याण और ज्योति गुलिया। सभी फुटबॉल प्लेयर है, पर जो पाकिस्तान के खिलाफ इस रिकॉर्ड को पूरा करा था 50 का, तो वो महिला कौन हो गई, बाला देवी। कौन हो गई, बाला देवी। देखो ये तो डायरेक्ट करंट है, इसमें तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे ना, इसमें तो अपन कोई स्टैटिक वाला पार्ट में से तो आया नहीं है, डायरेक्ट करंट अफेयर है। ये तो आपको स्पोर्ट्स जो भी पुरस्कार हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, याद ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, फिर देखो आपके इंडेक्सेस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपका हंगर इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, स्वच्छता सूचकांक, क्लीनिंग इंडेक्स है, ऐसे इंडेक्स पे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या रहा, 8वां, 10वां, 12वां या 15वां। ठीक है, सिंपल बताना है। तो इंडिया का इसमें रैंक कौन सा, और इंडिया की काफी अच्छी पोजीशन रही है इसमें। ठीक है, और इसमें जो पहले के 3 स्थान थे 1, 2, 3, ये स्थान इस बार ब्लैंक रखे गए क्योंकि यहां तक कोई बंदा, कोई देश पहुंच ही नहीं पाया। और जो 4th नंबर पे कंट्री रखा गया है, ये कौन सा रखा गया, डेनमार्क। और अभी जस्ट बताया आपको मैंने 10th नंबर पे कौन सा कंट्री हो गया, इंडिया। तो इस बार जो रैंकिंग है वो कौन सी आई है, 10th आई है। ठीक है, आगे देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन। देखो ये भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन है, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं
उनको आपको डायरेक्टली याद रखना है। अच्छा, आप बोलोगे सर कौन कौन से याद रखें, तो ये तो एक एग्जाम्पल है। कहने का मतलब है आपको हर बैंक का एमडी और सीईओ याद नहीं रखना। जो बड़े बैंक होते हैं जैसे आरबीआई के गवर्नर का नाम, एसबीआई के प्रेसिडेंट का नाम, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो बड़े बड़े बैंक हैं, या जो सिडबी है या जो नाबार्ड है, उनके चेयरमैन, बस 5 7 10 बड़े बैंकों के याद रख लो, बाकी सबकी याद रखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 50, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ धनलक्ष्मी बैंक फॉर अ टर्म 3 years इन जनवरी 2025। जनवरी 2025, देखिए जनवरी 2025 में 3 साल की अवधि के लिए धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? पी सूर्यराज, जुल्फिकार हसन, अमृत मोहन प्रसाद और प्रियंका अग्रवाल। तो आपका जो सही आंसर है इसमें वो कौन सा हो गया? ए हो गया, पी सूर्यराज। ठीक है, इन्हें बनाया गया अगले साल के लिए। कर लोगे? चलिए लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है या कोई भी जीके से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके इसमें मेरे से पूछ सकते हैं। मैं मदर्स में भी अवेलेबल रहता हूँ। जीके के तरीका पढ़ने का जो भी दिक्कत आए तो वहाँ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ताकि बस मेरा एक एम है कि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि 90% बच्चे, एक जनरल रेशियो है, 90% बच्चे जो मेंस में बैठते हैं, प्री तो चलो ठीक है क्लियर करके मेंस में जाते हैं, पर जो मेंस में बैठते हैं उनमें भी 90% बच्चे केवल इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो जीके के सेगमेंट में जितने मार्क्स आने चाहिए उतने नहीं ला पाते और उनका एकदम से जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे डाउन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े सब, अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट संडे के जो आपका सोल्यूशन क्लास होगी उसमें अपन मिलेंगे। मेरी जो डेली क्लास होती है मदर्स पर, वो मदर्स एजुकेशन हब का जो मेन यूट्यूब चैनल है उस पर दिन में मेरी क्लास रहती है, 12 से 1 मेरी क्लास उसमें होती है, तो कृपया उससे ज़रूर जुड़े। करंट वाली क्लास होती है, उसमें करंट न्यूज़ और उसको पूरी तरह से स्टैटिक भी अपन क्या करते हैं वहाँ पे पढ़। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं, नमस्कार।